मूवी स्टार्ट होती है और यहाँ पर हम किसी लड़के की आवाज सुनाई देती है। वो कहता है कि तुम सबसे ज्यादा जिंदा तब होते हो जब तुम एक टीनेजर होते हो। तुम्हारा दिमाग एक केमिकल्स का फ्लैश बन जाता है जो बड़े अच्छे तरीके से तुम्हारी जिंदगी को सही प्रोपोर्शन में बांट देता है। या तुम्हें A- भी एक अवार्ड की तरह लगता है, एक इन्फिनिटी का तुम्हें आभास होता है। तुम्हारी लैब पार्टनर तुम्हारी जिंदगी का प्यार बन जाती है। इसके बाद हम उस लड़के को देखते हैं जो ये सब बोल रहा था। हमसे कहता है ये सब होने के बावजूद भी सीनियर ईयर में कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं हुआ। इसके बाद हम उसकी कई बातें सुनते हैं। उसकी हम स्कूल लाइफ देखते हैं। वो अपने स्कूल में एंजॉय करता है और अपने फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करता है। वो फिर अपने रूम में कुछ टाइप कर रहा था। उसे राइटिंग बहुत ही अच्छी लगती थी। उसे अपने स्कूल में न्यूज़पेपर का एडिटर इन चीफ बनना था। इसके बाद अगले दिन इसी के लिए इंटरव्यू के लिए उसे बुलाया गया था। वो वहां जाके वेट कर रहा था। उसे वहां पर एक लड़की देखती है जो एक बुक पढ़ रही थी। इस बुक में पोएट्री लिखी हुई थी। जैसे वो एक दूसरे को नोटिस करते हैं तभी दोनों को अंदर बुलाया जाता है। अंदर जाने के बाद दोनों की राइटिंग की बहुत तारीफ की जाती है। उन दोनों को कहा जाता है कि तुम दोनों मिलकर एक जबरदस्त टीम बन सकते हो, एक अच्छे एडिटर इन चीफ की जोड़ी बन सकते हो। इस बात पर वो लड़की इसके लिए मना कर देती है। वो कहती है कि मैं एडिटर नहीं बनना चाहती और फिर वो वहां से चली गई। उसके पीछे पीछे वो लड़का भी आता है। उसे पूछता है कि तुमने ना क्यों कहा। वो लड़की कहती है कि तुम्हें क्या, मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही करूंगी। उस लड़की के साथ बात करने में जरा बिजी हो गया और इसी वजह से उसकी बस छूट गई। इसके बाद वो दोनों घर वॉक करते हैं। थोड़ी देर बाद वो लड़की उससे कहती है कि मेरा घर पास में ही है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें घर पर ड्रॉप कर सकती हूँ। वो इसके लिए हाँ कहता है। इस लड़की का नाम ग्रेस है। ग्रेस जो रीड कर रही थी इसमें बहुत सारी ब्यूटीफुल चीजें लिखी हुई थी। ये बुक फिर ग्रेस उस लड़के को दे देती है। कहती है कि बहुत ही ब्यूटीफुल है, तुम्हें रीड करनी चाहिए। इसके बाद वो ग्रेस के घर पर पहुंच जाते हैं। ग्रेस कहती है कि मुझे ड्राइविंग करना पसंद नहीं है, अगर तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो तुम ड्राइव करके जा सकते हो। वो इसके लिए हाँ कहता है। ग्रेस फिर उसे चाबी थ्रो कर देती है। ग्रेस फिर उसके साथ ड्राइव करते हुए उसके घर पर जाती है। ग्रेस उसे कहती है तुम्हारा तो घर बहुत बड़ा है, इसके बावजूद भी तुम्हारे पास कार क्यों नहीं है। लड़के ने कहा कि मेरे मार्क्स उतने अच्छे नहीं आते, इसी वजह से मेरे पेरेंट्स ने मुझे बाय करनी थी। इसके बाद ग्रेस फिर वहीं पर कार छोड़कर चली जाती है। हेनरी के पेरेंट्स भी ये सब सुन लेते हैं। सिस्टर भी कह रही थी कि हेनरी आज एक लड़की के साथ घर पर आया था। पेरेंट्स ने पूछा तो हेनरी कहता है कि वो सिर्फ एक फ्रेंड है और हम दोनों आज ही मिले थे। उन्होंने पूछा कि आज तुम्हारे इंटरव्यू में क्या हुआ, तो हेनरी कहता है कि मैं एडिटर बन गया हूँ। वो इसके लिए बहुत ही खुश था। इसके बाद हेनरी अपने रूम में जाकर ग्रेस को फेसबुक पर ढूंढने लगता है। वहां पर उसे उसका अकाउंट मिल जाता है पर वो प्राइवेट था। इसके बाद उसे वो गूगल पर सर्च करता है। इसकी फोटोज वगैरह देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद ग्रेस ने उसे जो बुक दी थी ये वो पढ़ने लगता है। इसमें प्यार के बारे में, प्रपोजल के बारे में बहुत सारी ब्यूटीफुल सी शायरी लिखी थी। इसमें लिखा था कि मैं तुमसे ऐसा प्यार नहीं करता जो हर कोई खूबसूरत गुलाब से करता है, मैं तुमसे ऐसा प्यार करता हूँ जो कोई गहरी काली झील के साथ करता है, सिगरेट में, परछाई और सोल के बीच में। इसके बाद अगले दिन प्रोफेसर के साथ न्यूज़पेपर लेकर को डिस्कशन चल रहा था। नवंबर में एक इशू आएगा और लास्ट इशू जून में होगा। न्यूज़पेपर के लिए अलग अलग टॉपिक्स का नाम ढूंढ रहे थे। लास्ट इशू में क्या आइडियाज होने चाहिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसके बाद वो ग्रेस को इंट्रोड्यूस करता है कि वो पास की स्कूल में यहाँ पर आई हुई है। वो बता दे कि वो हेनरी की मदद करेगी एडिटिंग का काम करने के लिए। हेनरी जब टॉपिक्स के बारे में बात कर रहा था तो ग्रेस इसके लिए मना करती है। कहती कि मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी, जो भी तुम आइडियाज लेकर आओगे उसे मैं एज असिस्टेंट एडिटर की तरह एडिट कर दूंगी। स्कूल के बाद हेनरी की दोस्त उसे बात कर रही थी। उसके ग्रुप में एक लड़की को प्यार हो गया था। वो कहती कि जब भी मैं उसे देखती हूँ तो मेरे आसपास म्यूजिक चलने लगता है। तभी इस सब के बीच में हेनरी ग्रेस को दिखता है। हेनरी अपने दोस्त और अपनी बस को छोड़कर उसके पास आ जाता है। उसने ग्रेस से कहा कि मैंने तुम्हारी बुक पूरी रीड कर ली है, इसमें बहुत सारी ब्यूटीफुल सी चीज है। उससे बात कर रहा था तभी उसके फ्रेंड्स उसे बस में बुलाते हैं पर इस बात को इग्नोर कर देता है। ग्रेस से फिर से उसी की गाड़ी में जाने के लिए वो बात करता है और आज फिर से कल जैसा ही हुआ। घर पहुंचने के बाद वो कुछ राइट कर रहा था। वो खिड़की से बाहर देखता है तो ग्रेस की गाड़ी लेने के लिए शायद उसके मॉम डैड आए हुए थे। इसके बाद रात में भी वो सो नहीं पाता। ग्रेस के साथ बात करने के लिए उसे मैसेज करने की कोशिश करता है। ग्रेस से बात करने के लिए उसे वो मैसेज करना चाहता था पर नहीं करता और सो जाता है। इसके बाद दूसरे दिन भी वो ग्रेस से राइड के लिए पूछता है। गाड़ी के बाहर आकर वो ग्रेस को चाबी देता है और उसके घर में अंदर आने के लिए पूछता है। ग्रेस उसे इसके लिए मना कर देती है और कहती है कि कल मिलेंगे। ग्रेस ने अपना माइंड चेंज कर लिया और 6 बजे शाम को यहीं पर मिलने के लिए बुलाती है। उसने कहा कि साथ में ब्रेड भी लेकर आना। इसके बाद फिर से वही हुआ कि ग्रेस की कार लेने के लिए कोई आया हुआ था। इसके बाद फिर वो दोनों मिलकर एक अंधेरे से जंगल में जाते हैं। वहां पर एक पुरानी फैक्ट्री थी। ग्रेस ने से कहा कि यहाँ पर एक ओल्ड कॉटन मिल हुआ करती थी। वो 1988 में बंद पड़ चुकी थी और ऐसे ही पड़ी हुई है। वो दोनों फिर अंदर जाते हैं। नीचे उतरे तो वहां पर एक छोटा सा तालाब जैसा बना हुआ था। वहां पर मछलियां भी थी। ये ब्रेड फिर वो मछलियों को खिलाते हैं। ग्रेस ने हैरी का हाथ पकड़ा और उसे पानी के अंदर लेकर जाती है। ग्रेस उसे पूछती है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। इसके लिए वो मना करता है। वो एक दूसरे से बहुत बातें करते हैं। इसके बाद ग्रेस उसे अपने एक्सीडेंट की कहानी बताती है। वो कार से जा रही थी तभी एक पत्थर से टकराए और कार फ्लिप कर गई। इसके बाद वो ऊपर देखती है और कहती है कि जब भी मैं ऊपर देखती हूँ तो मुझे लगता है कि लोग सिर्फ मरे हुए तारों की अस्थियां हैं। हम एक एटम के कलेक्शन से बने हुए हैं। हम थोड़ी देर एक दूसरे के पास आते हैं और फिर पिछड़ जाते हैं। हेनरी से पूछता है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम अपने न्यूज़पेपर के लिए नहीं लिखना चाहती। ग्रेस फिर पानी से बाहर आती है और उसे कुछ दिखाती है। वो पूछता है कि क्या ये लैटिन में लिखा हुआ है। ग्रेस ने हेनरी से कहा कि मैं थक चुकी हूँ और वो वहां से चली जाती है। हेनरी अपने घर पर आया तो उसने एक वेस को तोड़ दिया। इसके बाद टूटे हुए वेस को फिर से पेंट करता है। इसे फिर से जोड़कर वो आर्ट बनाता है। इसे बहुत सारे वेस उसके घर पर पड़े हुए थे। उसकी सिस्टर को उसकी हॉबी बहुत ही वियर्ड लगती थी। इसके बाद नेक्स्ट डे हेनरी की सब लोगों के साथ मिलकर न्यूज़पेपर की थीम के ऊपर एक मीटिंग चल रही थी। प्रोफेसर ग्रेस को भी एक आइडिया के लिए पूछते हैं तो ग्रेस कहती है कि मुझे कोई आइडिया नहीं है। वो फिर वहां से चली गई। इसके बाद हम हेनरी को फाइनली उसके स्कूल बस में देखते हैं। वो अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर रहा था। हेनरी के फ्रेंड ने उसे एडवाइस की अगर तुम ग्रेस को पूरी तरीके से जानना चाहते हो तो उसका पीछा करना। हेनरी एडवाइस ले भी लेता है। हेनरी पहले तो इस बात के लिए मना करता है पर फिर वो एक्चुअल में उसे स्टॉक करने लग गया था। वो देखता है कि ग्रेस का मूड खराब था। वो एक लेक के पास एक कवर के पास आ जाती है। उसमें डोमिनी शेयर का नाम लिखा हुआ था। ग्रेस के जाने के बाद हेनरी वहीं पर उस लड़के का नाम सर्च करता है और उसे एक एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है। उसे पता चला कि डोमिनी स्पोर्ट्स में बहुत ही अच्छा था। बुरे एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई थी। उसकी पार्टनर जो थी उसे सिर्फ एक छोटी सी इंजरी हुई थी। जब उस लड़के के इंस्टाग्राम अकाउंट पर वो देखता है तो उसे पता चलता है कि वो लड़का ग्रेस का बॉयफ्रेंड था। इसके बाद नेक्स्ट डे हेनरी ग्रेस को उसके आर्टिकल को एडिट करने के लिए कहती है। ग्रेस ने कहा तुम जो भी लिखोगे अच्छा ही लिखोगे। उसे एक काम भी नहीं करना था। वो एक दूसरे एडिट पर काम कर रही थी। इसके बाद रात में हेनरी को उसके फ्रेंड का मैसेज आता है कि ग्रेस ट्रैक पर कुछ वियर्ड सा कर रही है। ये देखकर ग्रेस के पास जाने के लिए अपने पेरेंट्स से झूठ बोलकर वो परमिशन लेता है। वो कहता है कि मैं अपने फ्रेंड के पास जा रहा हूँ। उसके फादर उसे कहते हैं कि तुम्हें झूठ बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस बात पर हेनरी उन पर गुस्सा आ जाता है और वहां से चला जाता है।
इसके बाद वो वहां से भागकर ट्रैक पर आता है। ग्रेस का पैर टूटा हुआ था, इसके बावजूद वो ट्रैक पर भागने की कोशिश कर रही थी। वो जब गिरी तो रोने लग गई। इसके बाद हेनरी घर पर आता है और सोने की कोशिश करता है। उसने ग्रेस को मैसेज किया, पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, आज तुम्हारा मूड जरा खराब था। ग्रेस कहती कि मैं ठीक हूँ और कल मैं तुम्हारे साथ लाइब्रेरी में मिलना चाहती हूँ, न्यूज़पेपर के लिए मेरे पास कुछ आइडियाज है। दूसरे दिन ग्रेस हेनरी को लव पर लिखी हुई सारी नॉवेल्स दे देती है। इन सब चीजों में कुछ बातें सेम है। ये बुक यंग लोग जो सुसाइड कर लेते हैं उस पर बेस्ड है। हेनरी उससे पूछता है, क्या पूरी रात तुम इन्हीं सब चीजों पर सोच रही थी? ग्रेस उससे कहती है कि जब ये बड़े बड़े राइटर्स टीनेजर के बारे में लिखते हैं तब उन्हें एक रियलिटी दिखानी पड़ती है कि जब भी टीनेजर किसी चीज की मांग करते हैं तो पूरी कायनात उन्हें उन चीज तक पहुंचाने की उन्हें इसमें एक रियलिटी दिखानी पड़ती है कि जब टीनेजर्स कुछ चाहते हैं तो उन्हें वो चीज कभी भी नहीं मिलती और इसके लिए सब लोग उन्हें अपोज करते हैं। हेनरी फिर से उसे पूछता है कि क्या तुम सुसाइडल हो? ग्रेस उसे कहती है कि कभी कभी हमें लगता है कि दुनिया से गायब हो जाए। एज अ टीनेजर होना उसे एक जेल की तरह लगता है। दुनिया हमेशा तुम्हें अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए कहती है और जब तुम इसे एक्सप्रेस करते हो तो तुम्हें दबा देती है। सारे एडल्ट्स पहले टीनेजर्स ही थे और बाद में इस जेल को तोड़कर वो एडल्ट बन गए। वो चाहती थी कि इसी थीम पर उनका न्यूज़पेपर का आर्टिकल हो। हेनरी फिर सबको इस टॉपिक के बारे में बताता है और इस पर वो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हेनरी कहता है कि अगर ऐसी चीज किसी ने भी एक्सपीरियंस की हो तो इसके बारे में बात करनी चाहिए। ग्रेस फिर हेनरी को ही पूछ लेती है। हेनरी कहता है कि माइक जॉनसन नाम का मेरा एक फ्रेंड था, उसने सुसाइड कर ली थी। उससे मैंने एक एडल्ट मैगजीन बोरो की थी। जब उसकी डेथ हो गई तो मुझे लगने लगा मेरे ड्रॉअर में रखी हुई वो मैगजीन हंटेड है। उस मैगजीन को फिर माइक जॉनसन को जहाँ पर गाड़ा गया था उसी के पास के ट्री के पास उसने गाड़ दिया था। ये शेयर करने के बाद स्कूल खत्म हो जाता है। हेनरी ग्रेस के साथ फिर से बात करता है, उसे पूछता है तुमने राइटिंग क्यों छोड़ दी? तुम्हारे पास तो बहुत ही अमेजिंग आइडियाज है। ग्रेस कहती है कि मेरी लाइफ में एक इंपॉर्टेंट पर्सन की डेथ हो गई थी, बहुत अच्छा लिखती थी, इसी वजह से मुझे उसके बारे में लिखने के लिए कहा गया था पर वो लिख नहीं पाई थी, इसी वजह से अब उसने लिखना छोड़ दिया है। इसके बाद वो दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। हेनरी से पूछता है कि मेरे एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, क्या तुम मेरे साथ आओगे? ग्रेस इस बात के लिए मान गई। ग्रेस उससे पूछती है क्या तुम मुझे अपने घर पर नहीं बुलाओगे? इसके बाद वो हेनरी के घर पर आ जाते हैं। हेनरी ग्रेस को सबसे मिलवाता है और इसके बाद उसके रूम में चले गए। हेनरी अपना रूम साफ करने लग गया। बैकग्राउंड में वो म्यूजिक ऑन कर देता है। ये वही म्यूजिक था जो ग्रेस हमेशा अपनी कार में चलाती थी। ग्रेस कहती है कि तुमने ये म्यूजिक क्यों चलाया? हेनरी कहता है कि मुझे लगा कि तुम्हें पसंद होगा क्योंकि तुम हमेशा कार में यही ऑन करती हो। ग्रेस इस बात से अपसेट हो गई और उसे छोड़कर वहां से भागने लग गए। ग्रेस कहती है कि सॉन्ग सिर्फ मेरा और डॉम का है। इसके बाद हेनरी सिचुएशन को सैल्वेज करने की कोशिश करता है तो ग्रेस उसे किस कर लेती है। वहां से फिर वो जाने लग गए। हेनरी से घर छोड़ने की बात करता है, उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था तो ग्रेस उस पर गुस्सा हो जाती है। उसे कहती है कि मैं तुम्हारी कोई भी वेज नहीं हूँ जो तुम मुझे फिक्स कर सको। स्कूल में भी वो बहुत ही अपसेट था। आज वो अपने फ्रेंड की पार्टी में भी नहीं जाना चाहता था। उसके फ्रेंड उसे कहते हैं कि पार्टी में बहुत मजा आएगा, वहां पर तुम नशे भी कर सकते हो। हेनरी फिर इस बात के लिए मान जाता है। पार्टी में हेनरी ने ग्रेस को देखा और उसके पास वो आ गया। वो दोनों एक दूसरे के साथ डांस करते हैं। उसके बाद वो इंटीमेट होने लग गए। अगली सुबह ग्रेस हेनरी के पास उठी, अचानक से वो रोने लग गई। थोड़े टाइम बाद हेनरी उसे कॉल करता है। ग्रेस से कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आता तो उसे एक वॉइस मेल छोड़ देता है। रात को भी हेनरी सो नहीं पा रहा था तो ग्रेस उसे मैसेज करती है, कहती है कि बहुत टाइम हो गया कि किसी ने मुझे वॉइस मेल भेजा। वो उसे फिर आफ्टरनून में घर के बाहर मिलने के लिए बुलाती है। वो फिर उसके घर के बाहर वेट करता है। आज ग्रेस खुद गाड़ी चलाकर उसे पिकअप करने के लिए आई थी। इसके बाद वो टॉम के ग्रेव को विजिट करने के लिए गए। वो कहती कि मैं और टॉम हमेशा यहाँ पर आया करते थे। इसके बाद वो अपने गले से एक चेन निकालती है। उसमें वही लैटिन वर्ड्स लिखे हुए थे। इसका मतलब था सेव मी एंड आई विल सेव यू, तुम मुझे बचाओ और मैं तुम्हें बचाऊंगा। इसके बाद ग्रेस वो चेन टॉम की कवर पर रख देती है। हेनरी से कहती है कि मैं मेरी लाइफ में अब आगे बढ़ना चाहती हूँ। इसके बाद वो दोनों किस करते हैं। उन दोनों की रिलेशनशिप की अब एक अच्छी शुरुआत हुई थी। इसके बाद वो दोनों ग्रेस के घर पर जाते हैं। घर के अंदर एक लड़ाई चल रही थी। एक लेडी घर के बाहर आई और अपनी गाड़ी से चली गई। ग्रेस जब बाहर आती है तो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी मदर थी? पहले ग्रेस मना करती है और इसके बाद हाँ कहती है। इसके बाद ग्रेस उसे घर पर ड्रॉप कर देती है। हेनरी उसे पूछता है कि तुम्हारी फैमिली की डील क्या है? इस पर ग्रेस बहुत ज्यादा उस पर गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि तुम्हें इन सब चीजों में पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद हेनरी गुस्सा हो जाता है और वो घर चला गया। अगले दिन ग्रेस स्कूल में नहीं आई थी। हेनरी के प्रोफेसर उससे पूछते हैं कि तुम्हारी लैब पार्टनर कहाँ पर है? हेनरी को पता नहीं था। उसके पास बैठी लड़की उसे कहती है कि आज उसके एक्सीडेंट की एनिवर्सरी है। उसके स्कूल में सब लोग उसके बॉयफ्रेंड के लिए कैंडल जला रहे थे। इसके बाद हेनरी उसे ढूंढता ढूंढता उसके घर पर पहुंच गया। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो कपल वहां पर झगड़ रहे थे, हेनरी जिनके साथ रह रही है वो ग्रेस की मॉम और डैड नहीं है, एक्चुअल में डॉम के पेरेंट्स है। वो हेनरी को घर में बुलाते हैं और वो हेनरी को जानते थे। हेनरी कहता है कि आज मेरी ग्रेस से पूरा दिन बात नहीं हुई थी, इसी वजह से मैं उससे मिलने के लिए आया। हेनरी फिर उसके रूम में ऊपर जाता है। ग्रेस उसे कहती है कि डॉम का रूम है, यहाँ वो अपनी मदर से छुटकारा पाने के लिए आया करती है। वो आजकल बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रही थी। इसके बाद ग्रेस और हेनरी के बीच में लड़ाई हो जाती है क्योंकि ग्रेस अब भी डॉम को अपनी जिंदगी से जाने नहीं दे रही थी। वो हमेशा उसी के बारे में सोचती रहती थी। इस बात से हेनरी गुस्सा हो गया। ग्रेस ने उसे जो बुक दी थी इसे वो फाड़ देता है। घर आने के बाद भी वो बहुत ही अपसेट था। उसके पेरेंट्स उसे कहते हैं तुम क्या फील कर रहे हो, ये हम समझ सकते हैं। हेनरी उन पर भी गुस्सा हो गया, कहता है कि आप लोग मेरी फीलिंग्स कभी समझ नहीं पाओगे। इसके बाद उसकी सिस्टर उसे समझाने के लिए आती है। उसे कहती है कि जो तुम प्यार वगैरह सब कुछ फील कर रहे हो ये सिर्फ तुम्हारे ब्रेन ने तुम्हारे साथ ट्रिक खेली है। ये सब तुम्हारे ब्रेन के केमिकल्स की वजह से हो रहा है, तुम्हें भी आगे बढ़ना चाहिए। इसके बाद हेनरी अपने स्कूल में कैंटीन में अपने फ्रेंड के साथ था। वो अपने काम पर फोकस कर रहा था। तभी उसे डॉम के फादर का मैसेज आता है कि ग्रेस पूरे दिन से मिसिंग है, अपना फोन भी नहीं उठा रही। हेनरी फिर भागता हुआ फैक्ट्री के पास पहुंच जाता है। ग्रेस जोर जोर से पानी के पास जाकर रो रही थी। ग्रेस पूरी तरीके से टूटी हुई थी। हेनरी को डॉम समझकर रोने लग जाती है, कहती कि सब मेरी गलती है। जिस दिन उनका एक्सीडेंट हुआ था तो कार में उसे टिकल कर रही थी। डॉम ने उसे मना किया था पर फिर भी वो कंटिन्यू कर रही थी और इसी वजह से वो डिस्ट्रैक्ट होकर उसका एक्सीडेंट हो गया। हेनरी उसे सहारा देकर शांत करवाता है। ग्रेस फिर डॉम की सारी फोटो वहीं पर पानी में छोड़ देती है। हेनरी उसे अपनी कार में घर पर छोड़ देता है। अगली सुबह हेनरी अपना काम कर रहा था तभी उसके प्रोफेसर बताते हैं ग्रेस ने 1 साल के लिए ब्रेक लिया है। वो अपने कुछ पर्सनल इश्यूज सॉल्व करना चाहती है। वो 1 साल के बाद वापस आएगी और फिर से अपना स्टडी कंटिन्यू करेगी। अब थोड़ा टाइम बदल चुका था पर फिर भी हेनरी ग्रेस से प्यार करता था पर उसने मूव ऑन होना सीख लिया था। स्कूल में वो ग्रेस को देखता है पर अपना रास्ता बदल लेता है। अपने न्यूज़पेपर पर उसने अच्छे से काम किया था और वो लॉन्च होता है। अब उसके
की हाई स्कूल खत्म हो गई थी। एक दिन स्कूल खत्म होने के बाद दोनों फिर से मिलते हैं। ग्रेस उससे कहती है कि मैं मेरी थेरेपी कंटिन्यू कर रही हूँ। दोनों फिर गले मिलते हैं। ग्रेस हेनरी की पॉकेट में वो पेज रख देती है जो हेनरी ने फाड़ दिए थे। इसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। आखिर में हेनरी अपने फ्रेंड्स के साथ खुश था। पहले उसकी जैसे लाइफ चल रही थी वैसे उसने जीना सीख लिया था। वो दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते थे पर ये टाइम सही नहीं था। शायद आगे चलकर वो एक दूसरे से फिर से मिलेंगे। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और कमेंट शुरू कर दीजिएगा। और सारी मूवीज लेकर आते रहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकन मत भूलिएगा। वैसे मिलेंगे और एक नए के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने